साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटी के इस मंच पर फिर से आपका स्वागत है। डीपीएसपी को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक तो डीपीएसपी है। डीपीएसपी में आर्टिकल 47 को देख लेते हैं। आर्टिकल 47 का टाइटल हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है। 47 ये कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। साथियों, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात कर रहे हैं, लोक स्वास्थ्य को सुधार करने की बात कर रहे हैं। इसके अंदर यह भी लिखा हुआ है कि राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर को यानी लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को और जीवन स्तर को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊंचा करने और जो लोगों का स्वास्थ्य है उसको सुधार करने के लिए या जो ये सुधार करना है ये राज्य अपना प्राथमिक कर्तव्य मानेगा। पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोगों का स्वास्थ्य स्तर को सुधार करना राज्य अपने प्राथमिक कर्तव्य में मानेगा कि ये हमारा सबसे बेसिक काम है, राज्य का एक कर्तव्य है। और जो मादक पेय पदार्थ हैं उनको औषधियां बनाने तक तो ठीक है, उनके अलावा उनका जो अन्य उपयोग है उसको प्रतिबंधित करने का प्रयास करेगा, यानी शराब आदि, गांजा, अफीम, चरस, जो भी कुछ है। देखो, राज्य का प्राथमिक कर्तव्य माना गया है कि वो लोगों के पोषक स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करे। इस अनुच्छेद के तहत इसको थोड़ा सा स्पष्ट समझ लो। लोक स्वास्थ्य में सुधार के उपाय करें, मादक पेय पदार्थ और स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक औषधियों के उपभोग का उन पर प्रतिबंध लगाएं। राज्य का ये कर्तव्य है कि वो खेल संबंधी गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए जो सरकारी खेलकूद के मैदान हैं, स्टेडियम हैं, उनका संरक्षण करें। देखो, मादक पदार्थ से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, सबको पता है, इसलिए राज्य इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं और ऐसे प्रतिबंधों को गलत नहीं कहा जा सकता। अफीम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो इसके लिए या इसका उपयोग करना, इसका उपभोग करना, उसको नियंत्रित कर सकते हैं। शराब पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति शराब बेचने का वैधानिक अधिकार नहीं रखता है और ना ही ऐसे अधिकार का दावा कर सकता है। लाइसेंस वगैरह लेते हैं वो सरकार की मर्जी पर लेते हैं। हाँ, लेकिन औषधि के उद्देश्य से इसका उपयोग किया जा सकता है तो वो नीति निर्देशक तत्व की इस परिधि में या इसके उल्लंघन की परिधि में नहीं आएगा। लेकिन मात्र नशे के उद्देश्य से कोई बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ इकट्ठा कर रखा है, उसका दुरुपयोग करना वो गलत है। देखो, मैं इसके मामले में उदाहरण देता हूं पुरानी सरकार का। अभी देखें, हम बिहार में भी शराबबंदी हुई है, कई राज्यों में शराबबंदी हुई है। हमारे बचपन का एक उदाहरण है, जब हम शायद 7वीं 8वीं में पढ़ रहे होंगे, 9वीं में होंगे, 7वीं 8वीं का ही मामला है। बंसीलाल की सरकार थी हरियाणा में और बंसीलाल एक बहुत ही प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं, रेल मंत्री भी रहे हैं, 3-4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने बाद में हरियाणा विकास पार्टी बना ली थी और जिस काल में इन्होंने जिस अपने कार्यकाल में शराबबंदी की थी उसमें ही हरियाणा विकास पार्टी बनी थी। 1996 से 1999 की बात है। तो मुझे तो इसलिए याद है अच्छे से कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता था कि हमारे गांव में 150 रिश्तेदार नहीं आते हों। हरियाणा के बॉर्डर का गांव है और किसी भी स्टेट में चले जाओ, किसी भी स्टेट के जो बॉर्डर के क्षेत्र होते हैं उनका कल्चर एक जैसा ही होता है। तो हमने इस चीज को बहुत अच्छे से देखा है। और बंसीलाल की जब सरकार बनी तो इस मुद्दे पर ही बनी थी। जब बंसीलाल ने प्रचार किया नई पार्टी बना के, तो अपने प्रचार में सबसे अहम बात ये की उन्होंने कि हम
सत्ता में आएंगे तो शराब बंदी करेंगे। औरतों ने इसको अच्छा समझा कि ये तो बढ़िया बात है, ये तो सारे दिन पिया रहता है, अब इसके अकल ठिकाने लग जाएगी, मैं तो बंसीलाल की पार्टी को वोट दूंगी। महिलाओं ने, और काफी कुछ, केवल महिलाओं के आधार पे तो नहीं बनेगी सरकार, लेकिन बड़े स्तर पर कहने की बात है कि महिलाएं इससे खुश हुई। परिवार जो लोग शराब का सेवन नहीं करते थे वो तो समर्थन करते ही थे। वैसे भी बड़ा चेहरा था, हरियाणा में बंसीलाल का बड़ा नाम रहा है, विकास पुरुष कहा जाता है, बिजली वगैरह के क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पे काम किए हुए हैं, तो छोटा मोटा चेहरा तो था नहीं कि एक शराब का ही मुद्दा था। लेकिन कुल मिलाकर महिलाओं ने इस आधार पे वोट दिया कि बढ़िया है, इसका कलेश कट जाएगा, ये बंद हो जाएगी, तो फिर कहां से पिएगा। अब आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस मुद्दे पर सरकार आई थी उसी मुद्दे पर सरकार चली गई। जब वहां शराबबंदी लगी तो लोग ये बॉर्डर के गांव में जाके पीना शुरू कर दिया। तो महिलाओं का ये कहना था, ये तर्क था कि पहले तो अपने घर पे ही पड़ा रहता था पी के, कहीं पड़ा है गली में तो अपने को उठा लाते थे, अब तो ये भी नहीं पता रहता कि कहाँ पड़ा है। तो वो भी मुद्दा बना और बाद में इनकी सरकार चली गई। तो एक तो ये मुद्दा था। और आजकल तो हम देखते हैं कि सरकार को अच्छी तरह से नॉलेज हो गई है, बहुत कम सरकार हैं जो शराब पर नियंत्रण लगाती है। उनको ये अच्छे से एहसास हो गया कि शराब पीने वाला व्यक्ति तो राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करता है। कोविड-19 में हमने अच्छे से देखा, लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद कर दिया था और जैसे ही शराब की बिक्री को छूट दी थी तो सबने वो नज़ारा देखा था। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है ठेकों पर, लोग ऐसे टूट कर पड़े जैसे मानो कि अंतिम सांस बची हुई है और अगर ये चीज नहीं मिली तो हम तो चल बसे होते। और फिर अखबारों की खूब सुर्खियां बनी और खूब चुटकुले बने इस पर। जो शराब पीने वाले लोगों ने खूब ये तर्क दिया अपनी तरफ से कि भाई हम तो सरकार की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है इसलिए शराब पी रहे, सरकार की अर्थव्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं, हमारा तो बहुत बड़ा योगदान है, हमारे आधार पर ही अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। और उस समय ये आंकड़े भी अखबारों में प्रदर्शित होते थे कि आज पहले दिन शराब से 50 करोड़ का कलेक्शन हुआ, टैक्स मिला, आज इस स्टेट में इतना टैक्स मिला, पूरे देश में इतना कलेक्शन हुआ। तो पीने वाले को ये मुद्दे मिले, उनको जवाब देने का, तर्क देने का एक मुद्दा मिल गया था। चलो वो तो एक अलग बात है। बाकी कुल मिलाकर ये जो हमारा अनुच्छेद 47 है, इसमें लोगों के पोषाहार स्तर को, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए ये प्राथमिक कर्तव्य माने, ये राज्य की ड्यूटी है। और जो मादक पेय पदार्थ है उन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करें। सरकार के द्वारा ऐसे ही कई कार्य किए गए हैं, जैसे कि मिड डे मील योजना चलाई गई है पोषाहार स्तर को सुधारने के लिए। खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया गया 2013 में, मनरेगा को लागू किया हुआ है। बिहार में शराबबंदी या कई राज्यों में शराबबंदी के उदाहरण देखने को मिलते हैं, हरियाणा का हमने जिक्र ही किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना है जो चली रही है अब भी। पल्स पोलियो कार्यक्रम की सफलता भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये सारे जो भी योजनाएं और ऐसी बहुत सारे और कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए गए हैं इस डीपीएसपी को लागू करने के लिए। तो इसको लिख लो, टाइटल अनुच्छेद 47 का पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। इसमें आप लिखो, इंग्लिश लिखना चाहो तो ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। आगे लिखो, राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर, पोषाहार स्तर के ब्रैकेट में आप लेवल ऑफ न्यूट्रिशन लिख सकते हो, जीवन स्तर में लिख सकते हो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, को ऊंचा करने और लोगों के स्वास्थ्य के सुधार को
अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और मादक पेय पदार्थों को औषधियां बनाने के अलावा अन्य उपयोग को प्रतिबंधित करने का प्रयास करेगा। मादक पेय पदार्थों को औषधियां बनाने के अलावा अन्य उपयोग को प्रतिबंधित करने का प्रयास करेगा। ये तो संविधान की बात हो गई। थोड़ा बहुत इसमें और लिख लो। ये लिख लो कि इस निदेशक तत्व को लागू करने के लिए सरकार के द्वारा मिड डे मील योजना चलाई गई है, MDM। आजकल तो इसका नाम PM पोषण कर दिया गया है। इस निदेशक तत्व को लागू करने के लिए सरकार के द्वारा मिड डे मील योजना चलाई गई या PM पोषण भी लिख सकते हो। और एक दो योजना लिख लो। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, मनरेगा, कई राज्यों में शराबबंदी कानून, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना, पल्स पोलियो कार्यक्रम आदि। ये सारे सरकार के द्वारा इस अधिनियम को इस DPSP को लागू करने के लिए ये सब लागू किए गए हैं। देखो अब अपन अगला अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। कृषि और पशुपालन का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा गांव में निवास करता है और कृषि पर निर्भर है। लेकिन दुख की बात यह है कि कृषि प्रधान देश होते हुए भी कृषि के क्षेत्र में अत्यंत पिछड़ा हुआ है। गांव के किसान आज भी बहुत पुरानी विधियों से खेती करते हैं। वैसे तो काफी सुधार हो गया है, लेकिन विकसित देशों की तुलना में आज भी हम पिछड़े हुए हैं। अत्यंत कठोर परिश्रम के बाद भी खेती से उनको कुछ नहीं मिलता है। बहुत सी जगह खेती वर्षा पर निर्भर है। वर्षा समय पर हो जाती है तो ठीक, नहीं तो हाथ पर हाथ रखे बैठे रह जाते हैं। वर्षा के दिनों में हम देखते हैं कि किसान आकाश की तरफ टकटकी लगाकर देखता रहता है। और किसान क्या, मैं तो कहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री भी मानसून का इंतजार करते हैं कि उनको भी पता है अर्थव्यवस्था का पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर मानसून का बहुत बड़ा प्रभाव है। और इसी कारण यहाँ की खेती को मानसून का जुआ कहा जाने लगा है। इसलिए खेती की दशा में सुधार करना अब जरूरी हो गया है। और यही कारण है कि संविधान के अनुच्छेद 48 में राज्य को इस दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया गया है। तो इसमें यह लिखा है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से संगठित करने का प्रयास करेगा। कृषि तो लिखा ही है, पशुपालन भी लिखा है। कृषि और पशुपालन को आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीकों से संगठित करने का प्रयास करेगा। और विशेषकर गाय है, बछड़े हैं या जो अन्य दुधारू पशु है, गाय, बछड़े, अन्य दुधारू पशु, दूध देने वाले, या फिर जो एक तरह से मालवाहक पशु है जो बोझा ढोने के काम आते हैं, उन सब की बात की गई है इसमें। तो उनकी नस्ल सुधार में या उनकी नस्ल को सुधारने का भी प्रयास करेगा और उनके वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएगा। ये नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 48 ऐसा प्रावधान करता है। यानी राज्य की ये ड्यूटी बनती है कि वो खेती और पशुपालन को आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने का प्रयास करे। विशेषकर गाय और बछड़ों या जो भी अन्य दुधारू पशु है या वाहक पशु है, उनकी नस्ल में सुधार करने का प्रयास करे। ये राज्य की ड्यूटी बनती है। राज्यों ने इस तरह
राज्य या केंद्रीय स्तर पर ऐसे बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं नस्ल को सुधार करने के लिए, और उनके वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएगा। तो ये राज्य की ड्यूटी है। ऐसा ही एक मामला मुंबई उच्च न्यायालय में गया है। शेख जाहिद मुख्तर बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला है। शेख जाहिद मुख्तर वर्सेज महाराष्ट्र राज्य। मुंबई हाईकोर्ट में मामला गया था और मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि गाय, बछड़े, बैल इनका वध करना या वध के लिए क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाना असंवैधानिक नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 48 के अनुरूप है। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में सहयोग कर रहा है। लगभग सभी मामलों में हम देखते हैं, मामले तो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाते ही हैं। सुप्रीम कोर्ट कह दिया मैंने, यहाँ पर हाई कोर्ट का मामला है, हम न्यायालय कह सकते हैं। तो न्यायालय अपनी भूमिका हमेशा अदा करता है, साथ साथ हमें न्यायालय को पढ़ना भी है। तो ये अनुच्छेद हमारा 48 है, इसमें हेडिंग डाल के आप लिख लो, अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसमें आप लिखो राज्य कृषि और पशुपालन को, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से संगठित करने का प्रयास करेगा, विशेषकर गायों और बछड़ों व अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की नस्ल में सुधार करने का प्रयास करेगा। तो इसके लिए बहुत सारे सीमन बैंक वगैरह खोले गए हैं सरकार के द्वारा, और संक्रमित नस्ल तैयार की जा रही है बड़े स्तर पर। इस पर सरकार, केंद्र, राज्य के द्वारा बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। तो नस्ल में सुधार करने का प्रयास करेगा तथा उनके वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएगा। नेक्स्ट एक ही मामला भी लिखी लो, शेख जाहिद मुख्तर बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में, शेख जाहिद मुख्तर बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि गायों, बछड़ों एवं बैलों का वध करना तथा क्रय विक्रय तथा बैलों का वध करना तथा वध के लिए क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाना, वध के लिए क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाना असंवैधानिक नहीं है, मतलब प्रतिबंध लगा सकते हैं, बल्कि अनुच्छेद 48 के अनुरूप है। या इसको दूसरे तरीके से लिख लो कि वध के लिए क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाना संवैधानिक है। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट, जो मुंबई हाई कोर्ट ने भाषा लिखी, मैं उसका प्रयोग कर रहा हूं। तो ये हमारा अनुच्छेद 48 हो गया। एक अनुच्छेद और पढ़ लेते हैं, फिर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो एक तो पढ़ ही लेते हैं। अनुच्छेद 48 के पर्यावरण से संबंधित है, नया अनुच्छेद जोड़ा गया है। देखो, इस तरह का जब हम अनुच्छेद पढ़ते हैं तो सीधी सी बात है, ये मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में नहीं था तो इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। बार बार यही
संविधान संशोधन आता है, तो इसके द्वारा जोड़ा गया है ये। और पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन यानी प्रमोशन, और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। ये इस आर्टिकल का वो टाइटल है। तो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन यानी प्रोटेक्शन और इंप्रूवमेंट किसकी, एनवायरमेंट की। तो इसमें राज्य के लिए निर्देश है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का और वन व वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो इसमें 2-4 अधिनियम बनाए गए हैं, वन परियोजना, बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, ये सारे हम सीधा लिख ही लेंगे। आप डायरेक्ट हेडिंग डाल के इसको लिखना शुरू कर लो। अनुच्छेद 48 के पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें लिखो, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन का तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन का तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। देखो इसमें वो प्रमोशन शब्द मैंने बोल दिया था, प्रमोशन नहीं, इसमें इंप्रूवमेंट शब्द का प्रयोग किया गया। तो यहां पर वहां ये कंफ्यूजन में मत रहना। नेक्स्ट लिखो, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट, सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में निम्न प्रयास किए गए हैं, या ऐसे लिख सकते हो, सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में किए गए प्रयास। नंबर 1 डाल के लिख लो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना 1973, ये सारे कदम उठाए हैं सरकार के द्वारा। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन, वन्य नहीं, वन संरक्षण अधिनियम 1980, हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, हाथी परियोजना 1992, और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम, ये ऐसे कुछ कार्यक्रम हैं, और भी होंगे, बाकी इतना ही काफ़ी है, क्योंकि संविधान के अलावा हमने कुछ इनसे संबंधित ये कानून जो प्रावधान है वो सारे पढ़ लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए मुख्य रूप से। फिर भी आपको लगे कोई और इनमें ऐड करना है तो कहीं से कोई सूचना मिले तो थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ लिया करो और उसमें ऐड कर लिया करो। बाकी मुझे नहीं लगता आपको इतना, पहले से ही विस्तार से लिखवा रहा हूँ तो बार बार मैं आपको इस बात पर चर्चा ही नहीं करनी चाहिए कि इसमें क्या ऐड करें क्या नहीं। फिर भी देखो, पढ़ाने की कोई भी सीमा नहीं है, आपके पास समय है तो कितना ही पढ़ लो, लेकिन एक सीमित दायरे में रह के पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं फिर पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। और किसी एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाओगे, उसी क्षेत्र में आप पीएचडी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो भाई आप कॉलेज में जाओ, आप वास्तव में पीएचडी करो, रिसर्च करो, बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटी में जाओ तो फ़ायदा रहेगा। आपका टारगेट केवल एक एग्ज़ाम को पास करना है, किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं बनना है आपको। और आपको तो फिर बाद में जो पढ़ाना है वो छोटी छोटी क्लास को पढ़ाना है। मान लो आप पढ़ाने के लिए 12वीं क्लास तक पढ़ा रहे हो, तो 12वीं क्लास तक के बच्चों को इतनी ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है।
उनको पढ़ाने के लिए ये तो बहुत ज़्यादा है, इससे आधा भी नहीं देना है उनको। लेकिन हाँ, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए और उनको पढ़ाने के लिए तो एक अच्छी अपना समर्पण की भावना की ज़रूरत होती है। नॉलेज तो सबको ही होती है। ज़्यादा नॉलेज का मतलब ये भी नहीं कि आप उनको पढ़ाने में बहुत ज़्यादा माहिर हो सकते हो। पढ़ाना और नॉलेज दोनों अलग अलग चीज़ है। आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। खुद नॉलेज होना बड़ी बात नहीं है, उसको नॉलेज को बांटना बड़ी बात है। तो अपनी सीमित नॉलेज को भी आप बच्चों के साथ अच्छे से बांट सकते हो। और बाद में फिर आपकी विशेष रुचि है तो इस क्षेत्र में खूब आप अध्ययन करिए, खूब रिसर्च करो, वो सब बाद की बात है। अभी नौकरी की बात है तो आप नौकरी के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के लिए ये 2-3 आर्टिकल हो गए, तो वीडियो काफ़ी बड़ा ना बने इसके लिए आज हम यहीं विराम देते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।